हो गई, स्टार्ट हो गई। देखो नहीं हुई। हम्म गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग Good बेटा। morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Wait for another 2 minutes because many students are joining. Okay, then after 2 minutes we will start the topic. आज मेन टॉपिक स्टार्ट होना है। टॉपिक में ऑलरेडी लिख चुका हूं अपने बोर्ड पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें भी सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस। बेटा कल वाला जो मैंने समझाया था वो आप लोगों ने पढ़ लिया घर पे? Yes, sir. Yes, sir. दैट्स गुड। Yes, sir. अब मैं स्टार्ट करूंगा आज। ठीक है, टॉपिक जस्ट अ मिनट और बच्चे ऐड हो रहे हैं। यस, हम लोगों ने कल जो पढ़ाया था उसमें सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट लिया था वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और मैंने इसमें बताया था किसी भी प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कब बोल सकते हैं? जब उस प्रोसेस के दौरान 5 में से कोई एक फीचर शो हो रहा हो। वो 5 फीचर थे: इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर एंड चेंज इन स्टेट। अगर इन सब में से कोई भी फीचर शो हो रहा हो तो हम उस कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोल दे रहे थे? हम उस प्रोसेस को बोल दे रहे थे कि वो प्रोसेस केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि वो केमिकल प्रोसेस के अंडर में आता है। अब उसी को थोड़ा सा आज हम डिटेल में लेके चलेंगे। डिटेल में सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है कि कोई एक केमिकल प्रोसेस चल रहा होगा। ठीक है, कोई एक केमिकल प्रोसेस चल रहा होगा और उस केमिकल प्रोसेस के दौरान एक गैस इवॉल्व होगी, यानी गैस रिलीज आउट होगी। ठीक है, तो जरा आप देखेगा, माइक बेटा आप लोग बंद कर लीजिए अपने, केवल आप सुनिए जब तक आपसे पूछा ना जाए, बीच में ना बोलिए ना। देखिएगा, हमें कोनिकल फ्लास्क लेंगे, फ्लैट बॉटम फ्लास्क लेंगे। ठीक है, ये फ्लास्क लिया हमने। हम इसमें सबसे पहला काम करेंगे कि इसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स डालें। ये जो दिख रहे हैं क्रिस्टल्स, दाने टाइप के, ये कहलाते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स। हम नाम देंगे जिंक ग्रेन्यूल्स, यानी जिंक के दाने। ठीक है, ये हमने जिंक ग्रेन्यूल्स यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अब क्या किया, हम इसमें एक टेस्ट ट्यूब में रखेंगे एक एसिड
एसिड का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज व्हाट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4। तो डाइल्यूट H2SO4 इस कॉनिकल फ्लास्क में हम पोर करेंगे। तो जैसे ही हम डाइल्यूट H2SO4 इस कॉनिकल फ्लास्क में पोर करेंगे, ये एसिड आगे मान लीजिए ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है जी। तो जैसे ही ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, थोड़ी देर बाद आप देखोगे विद इन अ मिनट, मिनट भी नहीं, विद इन फ्यू सेकेंड्स आप नोटिस करोगे यहाँ छोटे छोटे बबल्स, बुलबुले होते हैं। जैसे फिजी ड्रिंक्स आप कोई भी लो, एनर्जी ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक है, सोडा है, जैसे इनको अगर आप डालो किसी ग्लास में तो ऐसे छोटे छोटे बबल्स निकलते हैं, इसमें निकलते हैं, नहीं निकलते हैं? तो बिल्कुल वैसे ही बबल्स यहाँ पे भी तुरंत जैसे जिंक ग्रेन्यूल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से मिक्सअप होगा तो ऐसे ही बबल्स आपको दिखाई देंगे। ये बबल्स हैं किसके? ये बबल्स हैं गैस के, क्योंकि आप कभी लिक्विड में स्ट्रॉ, किसी पानी में स्ट्रॉ डाल के एयर ब्लो कर देना उसके अंदर, आप देखना उसमें से बुलबुले निकलेंगे, क्योंकि जो एयर है वो आएगी अंदर जाएगी वाटर के, और एयर एक गैस है, तो गैस जब लिक्विड में जाती है तो वो बबल्स बना के बाहर निकलती है। तो वैसे ही बबल्स यहाँ पे इवॉल्व होगी। अब ये गैस है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन आप कहोगे सर हम कैसे मान लें, गैस गैस दिखती तो है नहीं, हम कैसे मान लें यहाँ गैस बन रही है? एक्चुअली इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो हाइड्रोजन गैस का एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है कि अगर हाइड्रोजन गैस जहां पे भी इवॉल्व हो रही है उस जगह कोई भी बर्निंग चीज रखोगे, जैसे बर्निंग मैच स्टिक रख दो, बर्निंग स्प्लिंटर रख दो, तो बर्निंग मैच स्टिक जो होगी वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, एक्सटिंग्विश मतलब बुझ जाएगी, और बुझते समय वो पॉप साउंड क्रिएट करती है। बुझते समय वो क्या क्रिएट करती है? पॉप साउंड। तो देखें आप, जैसे अगर जैसे गैस यहाँ निकल रही है, मान लीजिए ये गैस यहाँ निकली, ठीक, अगर मैं यहाँ पे एक बर्निंग मैच स्टिक रख दूं यहाँ पे, तो अगर मैंने यहाँ पे एक वेट, अगर मैंने यहाँ पे एक बर्निंग मैच स्टिक रखी है, तो जैसे ही ये गैस इस बर्निंग मैच स्टिक के यानी फ्लेम के कांटेक्ट में आएगी, इट विल एक्सटिंग्विश इट, ये बस्ट हो गई फ्लेम, बुझ गई फ्लेम, एंड इट विल क्रिएट पॉप साउंड। क्या बनाएगी? एक पॉप साउंड क्रिएट करेगी। ये जो पॉप साउंड की क्रिएशन है, जो ये पॉप साउंड की फॉर्मेशन है, ये इस बात का सबूत है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, क्योंकि इकलौती गैस हाइड्रोजन ही है जो इस बर्निंग मैस्टिक को एक्सटिंग्विश करते समय पॉप साउंड क्रिएट करती है। अब क्वेश्चन ये भी उठता है, व्हाई पॉप साउंड ओनली? पॉप साउंड क्यों दे रही? रीजन है, हाइड्रोजन एक बहुत ही हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला फ्यूल है, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू वाला फ्यूल है। इससे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसी की नहीं है। यानी कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है 1 ग्राम फ्यूल जलने पर कितनी एनर्जी देगा। तो हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो 1 ग्राम जलने पर हाईएस्ट एनर्जी रिलीज आउट करता है। अब ये जो हाईएस्ट एनर्जी जब रिलीज आउट करेगा तो वो एनर्जी फ्लेम को डिस्टॉर्ट कर देती है, हिला देती है। हिला देने की वजह से वो जो फ्लेम बुझती है तो वो एक एक्सप्लोसिव वॉइस क्रिएट करती है, जिसका वो एक्सप्लोसिव वॉइस ही है पॉप साउंड। ओके, टक करके ऐसी आवाज आती है पॉप साउंड। तो ये हुआ क्या, इसमें इक्वेशन अगर मैं बात करूं तो Zn जिंक ग्रेन्यूल्स से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट होगा, रिएक्ट होने के बाद ZnSO4 बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा, हाइड्रोजन के आगे मैंने एक एरो दिखाया अपवर्ड डायरेक्शन। ये जो अपवर्ड डायरेक्शन का एरो है, इट रिप्रेजेंट दैट इट इज अ गैस। हाइड्रोजन का एक गैस है जो हवा में, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी अपने आप। तो हाइड्रोजन एक गैस है इसलिए वो ऊपर उड़ जाएगी ना। यहाँ इस इक्वेशन में
क्या इवॉल्व हुई? एक गैस इवॉल्व हुई, और गैस का एवोल्यूशन किस बात का संकेत है कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। माय पॉइंट इज क्लियर बच्चों? सर एक चीज पूछनी है। यस सर। हाँ जी, एक चीज पूछें आप। सर ये इक्वेशन आप दिख नहीं रही तो आप एक बार बोल सकते हैं सर? लिखें Zn प्लस यस dilute H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. ओके? थैंक यू सर। सर एक डाउट था। हाँ जी, पूछें। सर जैसे आपने कहा कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है, लेकिन सर हाइड्रोजन तो फायर कम्बस्टेबल होती है तो एक्चुअली फायर को एक्सटिंग्विश नहीं कर रही, फायर को बहुत तेज बढ़ा देती है। वो इतनी तेज एक्सप्लोसिव होती है कि उसके वो फ्लेम डिस्टॉर्ट हो जाती है, वो अपने आप बुझ जाती है, क्योंकि बहुत तेजी से जलती है। अगर आपने कभी गौर किया हो, दिवाली में कैंडल जलाओ या दीपक जलाओ, और दीपक के आसपास एक छोटा सुतली वाला बम थोड़ा सा दूर पे ही बदल रख दो, मुश्किल से 5-6 से इंच दूर, तो आप देख रहे हैं जब बम ब्लास्ट होगा तो वो फ्लेम अपने आप बुझ जाती है। कभी गौर किया ये चीज? यस सर, समझ गया। तो क्यों? रीजन है क्योंकि उसके ब्लास्ट की जो एनर्जी है वो एनर्जी फ्लेम को डिस्टॉर्ट करती, हिला देती है, जिसकी वजह से विक, छोटी सी तो विक है, उसमें छोटी सी फ्लेम है, उसे भी डिस्टॉर्ट कर दिया तो ऑब्वियसली बुझ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है जो कि सबसे तेज बर्न होती है। जब ये इतनी तेज बर्न हो रही है तो ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन शो कर रही है, और एक्सप्लोसिव रिएक्शन का रिजल्ट क्या होता है? फ्लेम डिस्टॉर्ट हो जाती है, डिस्टॉर्ट होने के से वो बुझ जाती है। लेकिन क्योंकि एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, इसलिए एक्सप्लोजन जहां पे भी होता है धमाके की आवाज आती नहीं होती है। तो हाइड्रोजन भी जब एक्सटिंग्विश करेगा फ्लेम को तो उसमें क्रिएट साउंड, वही साउंड पॉप साउंड है जो केवल हाइड्रोजन गैस ही शो करती है, बाकी कोई गैस शो नहीं करती। इज इट क्लियर ना? यस सर। ओके बच्चे, कैन आई रब दिस एक्टिविटी जो मैंने आपको डायग्राम पर दिखाई है? यस सर। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ये कैरेक्टरिस्टिक क्लियर कट बता रहा है कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई है। ये सबसे बेसिक इक्वेशन है जो बोर्ड में बहुत बार पूछी जा चुकी है। इसके अलावा और भी कई इक्वेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। जैसे मैं आपको अभी बताऊं, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके ब्रेक डाउन किया जाता है। जब वो ब्रेक डाउन होती है तो CaO बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो उस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, इसलिए वो भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल मान सकते हैं। मैं आपको वो रिएक्शन को लिख दे रहा हूँ जिससे आप देख लें, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इवोल्यूशन ऑफ गैस में। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब आप इसे हीट करोगे थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, हीट की वजह से ये कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा और बनाएगा CaO प्लस CO2। CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये गैस जब इवॉल्व होगी तो ये इवोल्यूशन गैस का भी ये प्रूफ कर रहा है कि क्या, ये प्रूफ कर रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन है। अब तुम कहोगे CO2 भी नहीं दिखती सर, तो हम कैसे मान लें? तो इसका भी एक टेस्ट है सीधा सीधा। अगर इस CO2 गैस को डिलीवरी ट्यूब की मदद से पास किया जाए लाइम वाटर में, लाइम वाटर कहलाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। अगर मैं इस CO2 को पास कर दूं लाइम वाटर में, दैट इज CaOH का होल ट्वाइस, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर का मिल्की होने का जो है वजह वो यही है क्योंकि लाइम वाटर जब भी कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कांटेक्ट में आएगा इट टर्न्स इट मिल्की। तो ये एक टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो वहां पे हम पता लगा लेंगे, तुरंत हमें समझ में आ जाएगा कि गैस हाइड्रोजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि इसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। कोई दूसरी गैस लाइम वाटर को मिल्की नहीं करता। इज इट क्लियर? ये दूसरा एग्जाम्पल था इवोल्यूशन ऑफ गैस। नाउ हम सेकंड प्रॉपर्टी आप देंगे
सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखी थी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आई थिंक सो ये लिख रहा है कि कल चेक इट। Yes, sir. Yes. यस सर। तो हम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जांपल देते हैं। एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का। लेट्स सी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ precipitate। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कल मैंने आपको समझाया था व्हाट इज प्रेसिपिटेट। कोई बताएगा? सर कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के बाद लास्ट में कोई भी एक रेसिड्यू सॉलिड बच चीज जाता बच है। जाती है, वही प्रेसिपिटेट होता है। फिर से किसी ने रेसिड्यू वर्ड यूज किया। रेसिड्यू हम नहीं बोलेंगे, सर हम बोलेंगे कि किसी भी केमिकल प्रोसेस के दौरान अगर कोई एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल केमिकल सब्सटेंस फॉर्म हो जो कि नीचे सेटल हो जाए, इंस्टेड ऑफ डिसॉल्विंग इन द लिक्विड वो नीचे सेटल डाउन हो जाए, तो हम उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इसके लिए दो एग्जाम्पल हैं जो बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देखें, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, हम इसमें रखेंगे बेरियम क्लोराइड के क्रिस्टल और उसमें फिर पानी मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा? बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा? बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। हम लैब में बेरियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, बेरियम क्लोराइड के व्हाइटिश क्रिस्टल होते हैं, छोटे छोटे बहुत ही महीन, जैसे नमक के दाने होते हैं वैसे। तो बेरियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स को हम टेस्ट ट्यूब में रखेंगे, थोड़ा सा पानी मिलाएंगे एंड देन वी विल शेक इट। व्हेन वी विल शेक इट, एक सॉल्यूशन बनके तैयार होगा जो बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। ध्यान रखिएगा ये बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो है इसका कलर कोई कलर नहीं होता है, इट इज कलरलेस। जैसा कि पानी होता है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल वैसा ही एक सॉल्यूशन बनके आएगा बेरियम क्लोराइड का जो कि क्रिस्टल क्लियर होगा। हम दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे अब। दूसरी टेस्ट ट्यूब में रखेंगे हम सोडियम सल्फेट के क्रिस्टल एंड इसमें भी फिर क्या मिलाएंगे? पानी। तो क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन की शॉर्ट फॉर्म लिख दी है मैंने। तो जैसे ही हम इसमें सोडियम सल्फेट के क्रिस्टल रखे हमने, सोडियम सल्फेट के क्रिस्टल डालने के बाद हमने इसमें पानी मिलाया, एक क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए, दैट इज सोडियम सल्फेट के। तो सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन जब फॉर्म हो गया, इस सॉल्यूशन को भी आप जब देखेंगे तो ये भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, जैसा कि पानी होता है। पानी के भी आर पार देखा जा सकता है, वैसे इन क्रिस्टल के भी आर पार देखा जा सकता है बड़े इजीली। तो ये दोनों ही पानी जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं इन्हें मिलाऊंगा। मैं क्या करूंगा? इस सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में डिसॉल्व होगा। क्या गौर करिएगा, दिस इज बेरियम क्लोराइड। और दूसरी टेस्ट ट्यूब मैंने ऐसे ट्रीट करके इसमें सॉल्यूशन पोर करना शुरू किया इसमें। माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही मैं सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में मिक्स करूंगा, तुरंत ऑन वेरी इंस्टेंट, यानी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जैसे डिसॉल्व किया, ये इतनी फास्ट रिएक्शन है, इतनी विगरस रिएक्शन है कि जैसे मैं मिलाऊंगा यहां पे मिक्स होते ही रिएक्ट हो जाएगा, और रिएक्शन होते ही यहाँ पे कर्डी प्रेसिपिटेट, कर्डी मतलब कर्ड जैसा, और कर्ड का कलर क्या होता है? वाइट। 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 ऐसा ही एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, और जो लिक्विड आपने ऐड किया ऊपर जो लिक्विड बन जाएगा वो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड।
याद रखें, हमने लिया था इनिशियल स्टेज में बेरियम क्लोराइड, हमने लिया था सोडियम सल्फेट। जैसे ही हमने सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के अंदर डिजॉल्व और सोडियम क्लोराइड अलग हो जाता है। ये बेरियम सल्फेट के लिए मैंने एरो डाउनवर्ड बनाया, देखो जब गैस बन रही थी तब मैंने एरो अपवर्ड बनाया था। क्यों? क्योंकि गैस हवा में जाती है, एयर में जाती है, और प्रेसिपिटेट के समय पे मैंने एरो डाउनवर्ड बनाया। इसका मतलब क्या है? मैंने प्रेसिपिटेट को बोला ही था कि ये एक इंसॉल्युबल सब्सटेंस है जो सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होता बल्कि नीचे सेटल डाउन होता है। ये डिजॉल्व हो सकता था NaCl में, लेकिन नहीं हुआ। ये क्या हुआ? नीचे सेटल डाउन। इसे नीचे सेटल डाउन होने की वजह से मैंने इसे क्या नाम दिया है? प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट है और ऊपर सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। अगर मैं इसे इक्वेशन फॉर्म में बोलूं, अगर मैं कहूं कि क्या इक्वेशन बनेगी, तो सिंपल इक्वेशन है बेरियम क्लोराइड इज BaCl2 प्लस Na2SO4 gives you 2 NaCl plus BaSO4। BaSO4 के नीचे मैंने एरो लगा दिया, एंड BaSO4 जो है वो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में PPT बोलते हैं, ठीक है? तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, ठीक है? इक्वेशन अगर किसी बच्चे ने यहाँ से लिख ना रही हो तो मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दो मैं अभी लिखवाऊंगा आपको, लिख लीजिए BaCl2 प्लस Na2SO4। Na2SO4 gives you BaSO4 plus 2 NaCl plus 2 NaCl। Got it? एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर ये जैसे ऊपर का एरो मतलब कि एयर ऊपर जा रही है, नीचे का एरो मतलब? नहीं, गैस ऊपर जाती है। यस सर, गैस। अगर सर नीचे का एरो मतलब? नीचे का मतलब है वो सब्सटेंस नीचे डिपॉजिट हो जा रहा है, ओके सर। ठीक है? तो नीचे का एरो मतलब वो नीचे डिपॉजिट हो रहा है, ऊपर का मतलब है वो ऊपर एयर में चला गया। कैन आई रब दिस इक्वेशन? यस। ना एक और एग्जांपल देते हैं जो बोर्ड पे बहुत पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है, ये नहीं आया तो दूसरा आएगा, दोनों में से एक तो आता ही आता है। डायग्राम यही यूज हो जाएगा, इसी की जरूरत है, बस लेबलिंग चेंज हो जाएगी। देख, बड़े देर से बच्चे आ रहे हैं, कुछ कुछ। आदेशिका राइट नॉट ज्वाइंड द क्लास, वेरी बैड, वेरी लेट। हम बात करेंगे लेड नाइट्रेट की। मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट लिया। लेड नाइट्रेट के भी सॉल्ट जैसे ही क्रिस्टल होते हैं, जैसे कि नमक के और चीनी के होते हैं, वैसे इसके भी क्रिस्टल्स होंगे। तो लेड नाइट्रेट के हम क्रिस्टल्स लेंगे, इसमें एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें पानी डालेंगे। जब पानी डालेंगे तो एक लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन बनेगा। ये भी कलरलेस सोल्यूशन है, बिल्कुल पानी की तरह ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर, ठीक। दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेंगे हम पोटेशियम आयोडाइड, के आई पोटेशियम आयोडाइड। ये भी सोल्यूशन फॉर्म में लेंगे, ये भी सोल्यूशन फॉर्म में लेंगे। और सोल्यूशन कैसे बनाएंगे? पोटेशियम आयोडाइड के क्रिस्टल टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, व्हाइटिश होते हैं। उसके बाद इसके ऊपर पानी डाल देंगे, पानी को और डालने के बाद उसे शेक करेंगे। जैसे ही शेक करेंगे एक सोल्यूशन बनके तैयार होगा पोटेशियम आयोडाइड का।
ना पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन ये है, लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन ये रहा। पोटेशियम आयोडाइड वाले सोल्यूशन को हम जैसे ही लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में डालेंगे, पोर करेंगे, तुरंत इंस्टेंटली एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा जिसका नाम है लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड बनाया है PbI2। मैंने एरो डाउनवर्ड शो कर दिया है। एरो डाउनवर्ड इसलिए शो किया है, इसका मतलब है ये एक प्रेसिपिटेट है जो कि सेटल डाउन हो जाएगा, ना कि डिसॉल्व होगा। ऊपर जो बनेगा वो बनेगा KNO3 का सॉल्यूशन, KNO3 का सॉल्यूशन। जैसे ही डालोगे, जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालोगे, एक इंस्टेंट रिएक्शन होगी, विगरस रिएक्शन होगी। लेड आयोडाइड का एक प्रेसिपिटेट बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट अलग हो जाएगा। ये लेड आयोडाइड का जो सॉल्यूशन वो प्रेसिपिटेट है, इसका कलर होता है येलो, इसका कलर होता है येलो। अब देखो इसकी रिएक्शन अगर मैं कहूं तो PbNO3 का whole twice plus 2Ki, ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो बनता है PbI2। ये प्रेसिपिटेट है इसलिए एरो डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिया, प्लस 2KNO3। ये है एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट, ठीक। इसका नाम है लेड आयोडाइड, ये है पोटेशियम नाइट्रेट, ये है पोटेशियम आयोडाइड, ये है लेड नाइट्रेट। राइट डाउन, मैं एक बार बोल भी दे रहा हूं, Pb ब्रैकेट में NO3 ब्रैकेट क्लोज ट्वाइस 2, तो PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki gives you PbI2, that is lead iodide, yellow color का precipitate, plus 2KNO3. It is written over here. Write down. ये डायग्राम भी देख लो, लिख लो। 1 मिनट 30 सेकंड का समय दिया लिखने के लिए, लिख लीजिए। लिख लिया बच्चों? यस सर। रब कर दें। अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स लें। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन टेम्परेचर लिखवाई थी। Yes, sir. ओके, तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। उसके लिए मैं 2 इक्वेशंस फिर से लूंगा, एक जिसमें हम हीट देंगे यानी हीट हम प्रोवाइड करेंगे यानी हीट एब्जॉर्ब होगी, और दूसरी इक्वेशन हम बताएंगे, दूसरी रिएक्शन हम बताएंगे वो जिसमें हम हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे बल्कि रिएक्शन के बाद हीट अपने आप रिलीज आउट होगी। माय पॉइंट इज क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो देखते हैं तीसरी करेक्ट, यही आज की आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि 10 मिनट बचे हैं और 10 मिनट में ये 2 ही समझा पाएंगे। अच्छा, अभी इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी, मैंने कल आपको बताया था कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं केमिकल रिएक्शन जो केवल और केवल एक ही कैरेक्टरिस्टिक शो करती है, तो कुछ एक ऐसी हैं जो मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक भी शो करेगी, कुछ तो ऐसी भी होंगी जो 3-3 कैरेक्टरिस्टिक शो कर देंगे। तो मिनिमम एक होनी चाहिए केमिकल रिएक्शन को बोलने के लिए, मैक्सिमम 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 भी हो, कोई चलेगा, ठीक है। बस मिनिमम कम से कम एक होनी चाहिए, ठीक है। नाउ basically change in temperature, change in
टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज, बहुत ही बढ़िया। लास्ट, इसमें दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं। जब हीट इज एब्सॉर्ब, हीट इज एब्सॉर्ब, और हम कह सकते हैं हीट इज प्रोवाइडेड बाय अस, हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंड जब हीट इवॉल्व होती है, व्हेन हीट इज इवॉल्व, या हम कह सकते हैं हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो हम उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है, एक्सोथर्मिक वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक्सिट और थर्मल। थर्मल मतलब हीट, एक्सिट मतलब बाहर निकलना है, यानी हीट बाहर निकलेगी, हीट रिलीज आउट होगी, ठीक है। हीट इज रिलीज आउट, प्रोड्यूस ना करके हम इसे और बेटर वर्ड लिख देते हैं यहाँ पे, हीट इज रिलीज आउट, ठीक है। और ऐसे एंडोथर्मिक भी दो वर्ड से बना हुआ है। एंडोथर्मिक जो है वो एंटर और थर्मल। एंटर, एंडो मींस एंटर एंड थर्मल मींस हीट, यानी हीट एंटर हो रही है, यानी हीट प्रोवाइड की जा रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक नहीं कई एग्जांपल्स हैं। ऐसे एक्सोथर्मिक के भी कई सारे एग्जांपल हैं। हम एक एग्जांपल एंडोथर्मिक का देंगे, हालांकि डिकम्पोजिशन जब रिएक्शन में बताऊंगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, तो इसके कई सारे एग्जांपल बताऊंगा। अभी के लिए मैं तुम्हें वही दो एग्जांपल बता रहा हूँ जो ऑलरेडी मैं एक दो बार आपको बता चुका। एक तो मैंने अभी बताया था एंडोथर्मिक का पहले बता, अभी भी मैंने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर मैं इसे हीट अप करूं, यानी मैंने हीट प्रोवाइड करी, मैंने हीट प्रोवाइड करी किस लिए? इस कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो ब्रेक डाउन होकर क्या बनेगा? एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा CaO, एंड दूसरा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? एंडोथर्मिक। और ये चेंज इन टेम्परेचर का भी एग्जांपल है। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा ये चेंज इन टेम्परेचर के अलावा और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है? The formation of new गैस रिलीज फॉर्मेशन हो ऑफ न्यू सब्सटेंस। फॉर्मेशन ऑफ, sir gas formation. इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ गैस नहीं बोलो, इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस इवॉल्व भी हो रही है, मैं एरो ऊपर लगा रहा हूँ, ये देखो CO2 गैस इवॉल्व हो रही है, यानी ये रिएक्शन जो है, ये जो इक्वेशन है वो दो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, एक तो गैस का फॉर्मेशन और दूसरा टेम्परेचर का चेंज, चेंज इन टेम्परेचर। माय पॉइंट इज क्लियर? Yes sir. जैसे अगर हम कार्बोनेट के साथ किसी भी मेटल का रिएक्शन करेंगे तो सेम प्रोसेस होगा। कार्बोनेट के साथ किसी मेटल का रिएक्शन करेंगे तो सेम प्रोसेस होगा, उस मेटल की बेटा ऑक्साइड और कार्बन। डिपेंड्स। एक्चुअली हमारे पास जब हम बात करेंगे कार्बोनेट की, बाइकार्बोनेट की, तो आप पढ़ोगे भी मेटल नॉन मेटल में कई सारी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बोनेट में भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है, बाइकार्बोनेट में भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, तो वो रिएक्शन अलग है, आगे के चैप्टर्स में आएंगी, लेकिन आएंगी। अब एक्सोथर्मिक का भी एक एग्जाम्पल मैंने कल आपको बताया था, CaO that is quicklime, जब वाटर से रिएक्ट करता है क्या बनाता है? स्लेक्ड लाइन। और क्या प्रोवाइड करता है? बताया था कल मैंने, Yes sir. क्विकलाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर से जब रिएक्ट करता है दैट इज H2O, तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लेक्ड लाइन भी कहते हैं, और हीट इज इवॉल्व। हीट इवॉल्व हो रही है, तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक। और यहाँ पे हीट प्रोवाइड की जा रही है, इसलिए कौन सी रिएक्शन हो गई? एंडोथर्मिक। दोनों ही रिएक्शंस में इधर हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट इवॉल्व हो रही है, दोनों ही कंडीशन में हम इसे क्या बोलेंगे? चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल।
We call it as the example of change in temperature. समझ में आया बच्चों? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. ये लिख लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है जो मैं आपको बोर्ड पे लिख रहा हूँ. मैं इसे फिर बता रहा हूँ, मैं रिपीट नहीं करूंगा. जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, आप लोगों का बेनिफिट है. बाकी दूसरे बच्चे जो नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैंने वैसे उनके लिए भी वीडियो के लिंक डाल दिए हैं जो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस है. लेकिन अगर वो उसे भी नहीं देखते तो ये वो सोचें कि जब स्कूल खुलेगा मैं दोबारा से इस टॉपिक को रिपीट करूंगा. तो आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम एज वेल एज योर्स टाइम. जो बेचारे बच्चे इतनी ठंड में भी अटेंड कर रहे हैं, इसलिए उन्हें खुद ही अटेंड करना पड़ेगा या फिर वीडियोस को देख के समझना पड़ेगा. आई विल नॉट रिपीट दीज टॉपिक्स अगेन. लिख लिया? यस सर. गुड, वेरी गुड. कैन यू रब दिस? Yes, sir. ना अगली दो जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, मैंने इसके अलावा दो कैरेक्टरिस्टिक्स और समझाई थी. एक था आई थिंक सो चेंज इन कलर एंड दूसरा था चेंज इन टेम्परेचर. ओह सॉरी, चेंज इन स्टेट. टेम्परेचर तो होगा ही, बट ये तो बताएंगे. सर चेंज इन कलर रह गया. हाँ, अभी चेंज इन कलर रह गया, चेंज इन स्टेट रह गया. हालांकि चेंज इन स्टेट में हर इस इक्वेशन में जो मैंने तीन बताई है, अभी इस सब में मैं स्टेट अगर लिखता तो यहाँ पे ही क्लियर आउट हो जाती. उसके लिए कोई अलग से इक्वेशन आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी जो इक्वेशन मैंने अभी तक लिखी हैं, इन सभी में कुछ ना कुछ स्टेट का चेंज हो रहा है. हो सकता है रिएक्शन से पहले एक्वस हो, लिक्विड फॉर्म है, रिएक्शन के बाद सॉलिडिफाई होगा. जैसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन में हुआ था, नहीं होता कि हमने दो सॉल्यूशन लिए थे, लिक्विड फॉर्म में लिए थे और प्रोडक्ट में क्या बना था, एक प्रेसिपिटेट बना था. प्रेसिपिटेट क्या होता है? सॉलिड फॉर्म. स्टेट चेंज हो गई, नहीं हो गई? नहीं समझ में आया? मैंने बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई थी सोडियम सल्फेट से. तो मैंने जब बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई थी सोडियम सल्फेट से, तो बेरियम सल्फेट बना था और सोडियम क्लोराइड बना था. बेरियम क्लोराइड जो रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में था, वो सॉल्यूशन फॉर्म में था, यानी लिक्विड. ऐसे ही सोडियम सल्फेट था, वो भी सॉल्यूशन फॉर्म में था, वो भी लिक्विड. और बिल्कुल पानी जैसे थे दोनों, मैंने बताया था, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर. जैसे ही मैंने मिक्स किया, सोडियम क्लोराइड बना, वो भी ट्रांसपेरेंट बना था. लेकिन नीचे बेरियम सल्फेट का व्हाइट पाउडरी लिक्विड, पाउडरी सॉलिड डिपॉजिट हो गया था, कर्डी प्रेसिपिटेट डिपॉजिट हो गया. तो वो तो सॉलिड है ना. तो दो लिक्विड रिएक्ट करा, रिएक्शन के बाद क्या बना, एक सॉलिड और एक लिक्विड. तो लिक्विड से एक सॉलिड में कन्वर्जन हुआ, नहीं हुआ? तो चेंज इन स्टेट ये होता है. हर रिएक्शन जो मैंने अभी आपको बताई है, चाहे वो इवोल्यूशन ऑफ गैस वाली ले लो, जिंक था, जिंक क्या था, ग्रेन्यूल लिए थे, दाने. बताया था मैंने, सॉलिड फॉर्म में होता है. कोनिकल फ्लास्क में सबसे पहले जिंक के दाने लिए थे, तो उसके ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, वो क्या था, लिक्विड. जैसे रिएक्ट हुआ, क्या बना था, ZnSO4, वो एक्वस फॉर्म होती है, लिक्विड फॉर्म. और हाइड्रोजन क्या था, गैस थी. तो यानी सॉलिड और लिक्विड लिए, प्रोडक्ट में बन गया लिक्विड एंड गैस. गैस नया आ गया, नहीं आ गया? तो इस रिएक्शन में भी हम ये कहेंगे एक न्यू स्टेट में चेंज हुआ. तो दिस इज व्हाट वी कॉल द चेंज इन स्टेट. माय पॉइंट इज क्लियर? यस सर. आज Yes. इतना ही रखते हैं. एक प्रॉपर्टी रह गई है, चेंज इन कलर. कलर. ये आपको कल Change in समझाएंगे, क्योंकि 1 मिनट में ये अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जानी है क्लास, और 1 मिनट में लिखवा नहीं पाऊंगा मैं. ठीक है, तो ये हम लोग कल कवर अप करेंगे. कल इससे रिलेटेड दो टॉपिक और करेंगे कि कैसे हम इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, और कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस, दो टाइप के रिएक्शन होंगे, इक्वेशन होंगी, बैलेंस और अनबैलेंस. अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ये सब कल पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास. ओके.